नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टीचर्स क्लासेस में। दोस्तों, ये है आज का क्योट। सक्सेस इज नॉट अबाउट परफेक्शन, इट्स अबाउट प्रोग्रेस। आज का हमारा टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑलमोस्ट हर कंपटीशन एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अब क्योंकि हम प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो प्लांट फिजियोलॉजी में प्लांट्स में किस तरह से ग्रोथ होती है हम उसे देखेंगे। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है, हम उसे देखेंगे। सबसे पहला जो आपको ग्रोथ के बारे में याद रखना है कि ग्रोथ एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जटिल प्रक्रिया है और आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। ये टाइम के साथ लगातार चलती रहती है। ग्रोथ के अंदर प्रोटोप्लाज्म का सिंथेसिस होता है, सेल डिवीजन होता है, सेल डिफरेंशिएशन कोशिका विभेदन होता है और कोशिकाओं के आकार में वृद्धि होती है। प्रोटोप्लाज्म, जिसे हिंदी में कहा जाता है जीव द्रव्य। अब अगर आपको ये नहीं पता कि जीव द्रव्य क्या है, तो आपको बता देते हैं। सेल में सेल वॉल के बाद में जितना भी मैटर प्रेजेंट है उसे जीव द्रव्य कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म क्या है, तो याद रखिएगा दोस्तों कि न्यूक्लियस के बाद में, न्यूक्लियस को हटाने के बाद में जो कुछ भी बचता है उसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दो अलग अलग चीज हैं, हालांकि दोनों ही सेल का पार्ट हैं। तो प्रोटोप्लाज्म, नए प्रोटोप्लाज्म का सिंथेसिस होता है, सेल डिवीजन होता है, सेल डिवाइड करती है और अपने जैसी सेल्स का फॉर्मेशन करती है। सेल्स का डिफरेंशिएशन होता है। सेल डिफरेंशिएशन से मतलब है कि इनका भविष्य निर्धारित हो जाता है, इनके जो कार्य हैं वो डिसाइड कर लिए जाते हैं कि अब इस कोशिका को ये पर्टिकुलर कार्य करना है। कोशिकाओं के आकार में वृद्धि, जो कि सेल डिवीजन का ही एक पार्ट है। अगर पूछा जाए कि ग्रोथ की डेफिनेशन क्या है, तो किसी प्लांट के आकार और मात्रा में, वॉल्यूम जिसे आप कहते हैं यानी कि आयतन, इसमें होने वाली इरिवर्सिबल इंक्रीज या ग्रोथ, ठीक है, ये ग्रोथ कहलाती है। ग्रोथ के पैरामीटर्स भी आते हैं। अगर आपको ये टॉपिक पढ़ रहे हैं आप, तो आपको इन 4 पैरामीटर्स को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। सबसे फर्स्ट है वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, कायिक और जनन वृद्धि। सेकंड है ग्रोथ के टाइप्स। थर्ड है ग्रोथ फेस, वृद्धि प्रावस्था। और फोर्थ है वृद्धि चक्र या विकास चक्र। सबसे पहले हम बात करते हैं वेजिटेटिव ग्रोथ के बारे में, यानी कि कायिक वृद्धि के बारे में। तो देखिए दोस्तों, किसी भी प्लांट के अंदर कुछ ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल और बीज। अब जड़, तना और पत्ती, ये सभी मिलकर प्लांट के वेजिटेटिव ऑर्गन्स कहलाते हैं, जबकि फ्लावर, फ्रूट और सीड ये मिलकर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाते हैं। वेजिटेटिव ऑर्गन्स जो कि कायिक वृद्धि में हेल्प करते हैं, वेजिटेटिव ग्रोथ में हेल्प करते हैं, जबकि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। कायिक अंगों में वृद्धि जो है वो वेजिटेटिव वृद्धि कहलाती है। फॉर एग्जांपल रूट, स्टेम और लीव्स। इनमें एक बात जो याद रखनी है आपको कि रूट और स्टेम अनलिमिटेड ग्रोथ वाले ऑर्गन्स हैं, यानी कि इनके अंदर ग्रोथ लाइफ टाइम चलती रहती है, जबकि जो लीव्स होती हैं ये लिमिटेड ग्रोथ ऑर्गन्स हैं, इनमें ग्रोथ एक पर्टिकुलर टाइम तक होती है, उसके बाद में ये डेड हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के बारे में या जनन वृद्धि के बारे में। तो देखिए दोस्तों, प्रजनन अंगों में होने वाली वृद्धि जनन वृद्धि कहलाती है। और प्रजनन अंग जो है वो है फ्रूट, फ्लावर और सीड। अब इनके अंदर फ्रूट्स का बनना, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डेवलपमेंट, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट, ये सब शामिल आता है रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के अंदर। अगर हम बात करें ग्रोथ के टाइप्स, यानी कि ऑर्गन्स के बेसिस पे जो ग्रोथ है, तो लिमिटेड ग्रोथ ऑर्गन्स और अनलिमिटेड ग्रोथ ऑर्गन्स दो टाइप के होते हैं, जिनके बारे में हमने पीछे भी बात की थी। लिमिटेड ग्रोथ ऑर्गन्स में
फ्लावर्स आते हैं, फ्रूट आते हैं और लीव्स आती है। जबकि जो अनलिमिटेड ग्रोथ ऑर्गन्स हैं उनमें रूट और स्टेम आती हैं। ग्रोथ एक खास टाइप की सेल्स के कारण होती हैं जिन्हें मेरिस्टेमेटिक सेल्स या विभज्योतक कोशिकाएं कहते हैं। ये कोशिकाएं आपस में मिलकर एक टिश्यू का फॉर्मेशन करती है जिसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या विभज्योतक कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, पिछली क्लासेस में हमने बात की थी मेरिस्टेम के बारे में। मेरिस्टेम वर्ड जो है वो कार्ल नागेली ने दिया था। मेरिस्टेम जो होते हैं वो ऐसी सेल्स के ग्रुप होते हैं, सेल्स के ग्रुप होते हैं जिनमें डिवाइडिंग कैपेसिटी होती है, यानी कि विभाजन करने की क्षमता होती है, और यही सेल्स लगातार डिवीजन करते हुए नई सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं। तो दोस्तों, जो अनलिमिटेड ग्रोथ ऑर्गन्स हैं जितने भी, जैसे हमने कहा रूट और स्टेम, इनमें मेरिस्टेम लंबे समय तक एक्टिव रहता है, जबकि जो लिमिटेड ग्रोथ ऑर्गन्स हैं उनमें मेरिस्टेम कम समय तक एक्टिव रहता है। यही वजह है इनकी अनलिमिटेड और लिमिटेड ग्रोथ का। मेरिस्टेम क्या है इसके बारे में हमने बात की है। अगर आपको मेरिस्टेम के बारे में और ज्यादा अच्छे से पढ़ना है तो हमारी पिछली कुछ क्लासेस आप देख सकते हैं। मेरिस्टेम मेनली 3 टाइप का होता है: एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। जो एपिकल मेरिस्टेम है ये प्लांट के एपिकल पार्ट पर पाया जाता है, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, रूट और स्टेम, इनमें जो लेंथ में इंक्रीज होता है उसके लिए एपिकल मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर स्टेम इंक्रीज हो रहा है तो वो कुछ इस तरह से इस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज होता है। जबकि अगर हम बात करें रूट्स के बारे में, ये प्लांट की रूट्स हैं, तो रूट्स जो हैं वो हमेशा डाउनवर्ड यानी कि ग्रेविटी की तरफ अपनी लेंथ को इंक्रीज करती हैं। एपिकल मेरिस्टेम जो है ये प्राइमरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। याद रखिएगा दोस्तों, प्राइमरी ग्रोथ यानी कि लेंथ में इंक्रीज होना। अगर पूछ लिया जाए कि सेकेंडरी ग्रोथ क्या है, तो सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब है वाइड में इंक्रीज, किसी भी प्लांट की चौड़ाई में वृद्धि होना, ये सेकेंडरी ग्रोथ कहलाती है। अब देखिए दोस्तों, जब एपिकल मेरिस्टेम इस तरह से अपवर्ड मूवमेंट कर रहा होता है, ऊपर की तरफ इंक्रीज कर रहा होता है लगातार, तो एपिकल मेरिस्टेम का ही कुछ पार्ट बीच में छूट जाता है जिसे हम कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। लेकिन ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है इसमें एक्टिविटी कुछ टाइम के लिए होती है, जब तक इसकी सारी सेल्स यूज में नहीं आ जाती। थर्ड जो है वो है लेटरल मेरिस्टेम। ये प्लांट के पार्श्व में यानी कि लेटरल पार्ट में यहां प्रेजेंट होता है। ये लेटरल मेरिस्टेम प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। लेटरल मेरिस्टेम के द्वारा ही प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ होती है। अगर आप देखें तो कॉर्क और कैम्बियम ये लेटरल मेरिस्टेम के लिए ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं और कैम्बियम रिंग ही सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। प्राइमरी ग्रोथ के टाइम में जो टिश्यूज बनते हैं उन्हें प्राइमरी टिश्यूज कहा जाता है, जबकि सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम जो टिश्यूज बनते हैं उन्हें सेकेंडरी टिश्यूज कहा जाता है। अब हम बात करते हैं ग्रोथ फेज के बारे में, वृद्धि की प्रावस्थाओं के बारे में, जिसमें मेनली 3 स्टेप्स आते हैं। सबसे पहला सेल का फॉर्मेशन, सेकंड है सेल इलोंगेशन या कोशिका का दीर्घीकरण, और थर्ड है कोशिका विभेदन यानी कि सेल डिफरेंशिएशन। एक एक करके इन तीनों स्टेप्स को देखते हैं। हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप है सेल फॉर्मेशन। सबसे पहले तो नई सेल का फॉर्मेशन करना है, और अभी हमने बात की है कि नई सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं कौन?
मेरिस्टेम सेल्स। मेरिस्टेम सेल्स नई सेल का फॉर्मेशन करती हैं, डिवीजन करती रहती हैं लगातार। इसके लिए मेरिस्टेम सेल्स जो होती हैं वो स्पेशली डिजाइन होती हैं, और उनकी डिजाइन में क्या क्या खासियत है। तो सबसे पहला तो कि ये सेल्स स्मॉल होती हैं और थिन वॉल्ड होती हैं, यानी कि इनमें पतली कोशिका भित्ति पाई जाती है। इनमें इंट्रासेलुलर स्पेस या तो छोटे होते हैं या फिर एब्सेंट होते हैं। इनका साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा डेंस होता है, सघन होता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि इनके अंदर काफी सारी मात्रा में जो कंपोनेंट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इस वजह से जो साइटोप्लाज्म है वो डेंस होता है। इनका न्यूक्लियस बड़ा होता है। वैक्यूल्स या फिर इनमें एब्सेंट होंगी या फिर स्मॉल होंगी। इनमें कम मात्रा में संग्रहित भोज्य पदार्थ होता है, स्टोर्ड फूड मटेरियल काफी कम मात्रा में होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है उनकी नंबर्स काफी ज्यादा होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज्यादा होती है। भाई डिवीजन करना है तो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और एनर्जी के लिए माइटोकॉन्ड्रिया ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को हमारे कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है। हमारा सेकंड फेज है सेल इलोंगेशन, कोशिका दीर्घीकरण। अब देखिए दोस्तों, इसमें लीनियर डायरेक्शन में सेल्स में इंक्रीज होना शुरू होता है। नए प्रोटोप्लाज्म का सिंथेसिस होता है। एक सेंट्रल वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है। सेल वॉल जो है इसका एक्सपेंशन होता है। सिंपल सी बात है, अगर नए प्रोटोप्लाज्म का सिंथेसिस हो रहा है तो उसको रखने के लिए जगह चाहिए, और जगह चाहिए तो सेल वॉल को एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो सेल जो है वो लगातार टर्जिड होती जाती है, और ये जो सेल वॉल है ये लगातार इसमें नए कंपोनेंट्स आके जुड़ते जाते हैं ताकि वो अपने आप को एक्सपेंड कर सके, टूटे नहीं। कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टोर्ड फूड मटेरियल का सिंथेसिस होने लग जाता है यहाँ पर। रूट और स्टेम के जो अग्रभाग हैं, अग्रभाग, इनके साइज में जो इंक्रीज है वो इसी फेज के कारण होता है, सेल इलोंगेशन के ही कारण होता है। हमारा थर्ड फेज है सेल डिफरेंशिएशन, यानी कि अब हमें कोशिका का भविष्य निर्धारित करना है। फेट ऑफ सेल हमें डिसाइड करना है कि ये जो सेल है इससे क्या काम करवाया जाना है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स लगातार नई सेल्स का फॉर्मेशन करती जाती हैं। अब ये जो मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है इसमें बहुत सारी नई सेल्स होती हैं यहाँ पर। तो किया यह जाता है कि कुछ सेल्स को इस रीजन से बाहर की ओर निकाल दिया जाता है, कुछ इस तरह से। बाकी की सेल्स को काम में ले लिया जाता है नई सेल्स के फॉर्मेशन के लिए। और ये जो कुछ सेल्स यहाँ मेरिस्टेमेटिक जोन से बाहर निकाल दी गई हैं, इन सेल्स को कहा जाता है कि भाई अब आप अपने जाके भविष्य का निर्धारित कर लो, फेट डिसाइड कर लो आप अपना, कि आपको क्या फंक्शन करना है। जिस सेल को जो फंक्शन करना है उसमें उसके अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस होते हैं। ये चेंजेस सेल वॉल के अंदर, केमिकल चेंजेस, स्ट्रक्चरल चेंजेस, ये सभी होते हैं। इस तरह से इन तीनों फेज से होकर आखिर में ग्रोथ जो है वो पूरी होती है। अब अगर हम बात करें ग्रोथ कर्व के बारे में, तो ग्रोथ कर्व भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है समझने के लिए। देखिए दोस्तों, ग्रोथ जो है एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी कि लगातार चलने वाला प्रोसेस है। लेकिन हम ये कहें कि ग्रोथ का रेट जो है वो हमेशा सेम रहेगा, ये पॉसिबल नहीं है। अलग अलग टाइम पीरियड में ग्रोथ अलग अलग होती है। जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं तब ग्रोथ कम होती है, जब फेवरेबल कंडीशंस होती हैं जब ग्रोथ अच्छी होती है, ज्यादा होती है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि गर्मी के मौसम में प्लांट्स अनफेवरेबल कंडीशन झेल रहे होते हैं तो उनमें ग्रोथ कम देखने को मिलती है। लेकिन जैसे ही बारिश का सीजन आता है, आपके घर में भी अगर कोई प्लांट लगा है तो आप देख सकते हैं वो बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करता है, उसमें नई ब्रांचेस आती हैं, फ्लावर्स आते हैं। तो ये सब डिपेंड करता है अलग अलग टाइम पीरियड पर। दोस्तों, अगर ग्रोथ को टाइम के साथ में लेकर एक ग्राफ खींचा जाए, ग्रोथ और टाइम, तो हमें एक इस टाइप का ग्राफ मिलता है, कर्व मिलता है। ये जो कर्व है इसमें मेनली तीन फेज हैं। सबसे फर्स्ट लैग, सेकंड लॉग, और थर्ड है स्टडी।
इस कर्व के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 अलग अलग स्टेप्स हैं, लैग, लॉग और स्टडी। जो लैग पीरियड है वो है सेल फॉर्मेशन का पीरियड। इसमें सेल जो है उसके फॉर्मेशन की प्रिपरेशन की जा रही होती है, तो इस टाइम में ग्रोथ थोड़ी सी कम होती है। जबकि अगर हम लॉग पीरियड की बात करें तो इसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। ग्रोथ ज्यादा इसीलिए है क्योंकि इस समय सेल जो है वो अपने डिवीजन की ओर है, वो डिवाइड कर रही है, तो इस वजह से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिलेगी। लगातार नई सेल्स का फॉर्मेशन होता जा रहा है तो ग्रोथ इंक्रीज हो रही है। जो स्टडी फेज है, स्टडी फेज को आप स्टेट ऑफ डिमिनिशिंग ग्रोथ भी कह सकते हैं, यानी कि इस समय सेल डिफरेंशिएट हो रही हैं, इनका फेट डिसाइड किया जा रहा है और इस वजह से इसमें ग्रोथ जो है वो कम होती है। तो ये 3 फेज आपको इस ग्रोथ कर्व के अंदर देखने को मिलते हैं, इन्हें मिलाकर ही ग्रोथ कर्व कहा जाता है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सैक्स, 1873। इन्होंने इन तीनों फेज को एक नाम दिया और वो था ग्रैंड पीरियड ऑफ ग्रोथ, समग्र वृद्धि काल, इन तीनों को मिलाकर। तो दोस्तों ये है आज के टॉपिक में से कुछ सवाल। ग्रोथ इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। आपका सेकंड क्वेश्चन है लिमिटेड ग्रोथ ऑर्गन्स आर, यानी कि सीमित वृद्धि वाले अंग हैं रूट, स्टेम, बोथ ए एंड बी या लीव्स। थर्ड क्वेश्चन है इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स आर एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, नन ऑफ दीज या सेकेंडरी मेरिस्टेम। फोर्थ क्वेश्चन है इंक्रीज इन द साइज ऑफ रूट एंड स्टेम इनिशियल इज ड्यू टू, जो रूट और स्टेम के इनिशियल होते हैं, जो अग्रभाग होते हैं, इनके साइज में जो इंक्रीज होता है वो किस वजह से होता है? सेल इनिशिएशन फेज के कारण, सेल इलोंगेशन फेज के कारण, सेल डिफरेंशिएशन फेज के कारण या नन ऑफ दीज। फिफ्थ क्वेश्चन है लैग फेज इंडिकेट करता है, जो हमने ग्रोथ कर्व पढ़ा था उसमें लैग फेज किसे इंडिकेट करता है? स्लो ग्रोथ रेट को, रैपिड या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट को, स्टेडी ग्रोथ रेट को या नन ऑफ दीज। आपका जो भी जवाब है उसे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको आज का टॉपिक पसंद आया है। इस टॉपिक के बाद में हम प्लांट हार्मोन्स को शुरू करेंगे, तो कोशिश कीजिएगा कि आगे आने वाली क्लासेस को आप रेगुलर लें। तो दोस्तों अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।